खैर समी कौन है? तो क्या कोई भयानक ख्वाब था जो खत्म हुआ है, या ख्वाब शुरू हुआ है? ऐ अल्लाह, तेरे फजल और मेहरबानियों की कोई कमी नहीं। मैं कदम कदम पर तुझको एहसान करता हुआ पाती हूँ। हमारे दिल के सुकून और हमारी खुशियों की हिफाजत फरमा। आमीन। आपने मेरे लिए दुआ मांगी? बेटा, तुम्हारे लिए नहीं मांगूंगी तो और किसके लिए मांगूंगी? तुमने फिर मोमबत्तियाँ जला दी। टॉर्च ले आती। आपको पता है ना कि मुझे मोमबत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो मुझे मालूम है। देखो, लाइट आ गई। अब ऐसा करो, घर में जहाँ जहाँ भी मोमबत्तियाँ जलाई हैं सब बुझाओ। जाओ। गलती मेरी ही थी। मैंने अपने लिए गलत आदमी का इंतखाब किया। वो शख्स इस काबिल ही नहीं था कि मैं उसे। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करना। अरे बाबा, मैं कब बॉयफ्रेंड बना रही हूँ? मिमी, मैं तो बस एक ऐसे शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसे मैं कल को शादी कर सकूँ। और ये कोशिश तुम पिछले कई सालों से कर रही हो। अब तुम बार बार मुझे मेरे माजी के हवाले से ताने मत दो। ताने नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आइंदा ऐसा मत करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को अगर पता चल जाएगा तो उनका क्या रद्द अमल होगा? कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने मुझे बहुत आज़ादी दे रखी है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि तुम उन्हें धोखा दो। कुछ पाबंदियाँ इंसान खुद भी अपने ऊपर लगाता है। अच्छा बाबा, कह तो रही हूँ, अब ऐसा नहीं करूँगी। सोफिया ने पहली बार ये वादा नहीं किया था। अपने हर अफेयर के ख़त्म होने के बाद वो इसी तरह रोती धोती फिर ऐसे ही वादे करती। चंद हफ्तों बाद उसके तमाम वादे और आंसू हवा में उड़ जाते। वो फिर से पहले वाली डगर पर आ जाती। कोई नया लड़का, नया दोस्त, होटलिंग, फिरना फिराना, ख़तों किताबत, तहाइफ का तबादला, इज़हार मोहब्बत, और उसके बाद सब कुछ खत्म। मुझे उसकी इन तमाम हरकतों से घिन आती थी। जिन वैल्यूज़ के साथ मेरी परवरिश हुई थी, मुझे उनसे घिन आनी ही चाहिए थी। और शायद ऐसी ही शदीद नापसंदीदगी सोबिया मेरे ख्यालात और मेरी तर्ज ज़िंदगी के बारे में रखती थी। उसका ख्याल था कि मैं जानते बूझते एक पिंजरे में रह रही हूँ, जिसमें मैंने अपने लिए कोई खिड़की तक नहीं रखी, और उस पिंजरे में मुक़फ़िल करने वाले मेरे अपने माँ बाप थे। आराम से महर, इसीलिए कहती हूँ जल्दी आ जाया करो, हर काम वक्त पे कर लिया करो। वक्त पे कर लो तो नाश्ते पे ये हड़बड़ाऊं तो नमस्ते। भाई आप उसे लेक्चर न दें, नाश्ता करने दें। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, वो आपका काम है, मैं नसीहत कर रही हूँ। दोनों ही तकलीफ दे होते हैं। आप उस्ताद होकर ये कह रहे हैं? भाई उस्ताद होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। वक्त ज़ाया मत करें, आपको भी यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। बस बाबा चल, अगर बेटा चाय तो चाय यूनिवर्सिटी जाके पी लीजिए। ओके ओके। चले चले आइए। इसीलिए कहती हूँ हर काम वक्त पे कर लिया करो। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। ओके आओ। हेलो हेलो हेलो, मैं मिमी से बात कर सकता हूँ? जी, मैं मिमी बात कर रही हूँ। आप कौन?
मेरे खुदा, आज कुछ और मांगा होता तो मुझे वो भी मिल जाता। मैं समझी नहीं। आपके यहाँ फोन क्या आपके वालिद साहब के कमरे में होता है? मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। पहचानने के लिए देखना जरूरी होता है। आप किससे बात करना चाहते हैं? बताया तो है आपसे। अपना तारुफ करवाएं। मुझे मोमी कहते हैं। मैं किसी मोमी से वाकिफ नहीं हूँ। इसीलिए तो फोन किया है ताकि आपको वाकिफ बनाया जा सके। आप इंतहाई बदतमीज इंसान हैं। आइंदा फोन मत करें यहाँ पर। सईदा, इतने दिन बाद महर को देखा, दिल खुश हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है। बस अल्लाह का शुक्र है। आप चीनी कितनी चम्मच लेंगी? बेटा, मैं चीनी नहीं पीती। तुम बताओ, मुराद कैसा है? उसे भी साथ ले आती। मुराद अच्छा है, मगर कैसे ले आती? उसका पाँव घर में टिकता कहाँ है। चंद हफ्तों बाद तो वो जाने वाला है कनाडा MBA करने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, इसका मतलब है बहुत लायक है। हाँ, पढ़ाई में माशाल्लाह शुरू से ही अच्छा है, बस ज़रा वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। कोई बात नहीं सफिया, ठीक हो जाएगा। इस उम्र में सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम ये बताओ, इतने साल कहाँ गायब रही? हम इस्लामाबाद में थे, अभी शिफ्ट हुई हूँ और तुमसे मिलने आ गए। आंटी, बिस्किट लीजिए। नहीं बेटा, बिस्किट नहीं लूँगी, बस चाय का। डोंट लाई। तुम्हें मुझ पर रश्क आ सकता है। तुम्हें तो मुझ पर सिर्फ तरस आता है। नहीं नहीं, ऑनेस्टली कभी कभी तो मुझे तुम पे बहुत रश्क आता है। क्यों? तुम्हें कोई टेंशन जो नहीं है। कैसी टेंशन? ना तुम्हें अपने फिगर की कोई परवाह है, ना तुम्हें फैशन से दिलचस्पी है, और ना तुम मेरी तरह फैशन शो और कॉन्सर्ट्स में भागते फिरते हो। यार, तुम्हें तो मेरी तरह के कोई मसले मसाइल ही नहीं है। मुझे मसले हैं नहीं, मैंने मसले पाले नहीं हैं। और तुम चाहो तो तुम भी उनसे पीछा छुड़ा सकती हो। इन सब के बगैर सोसाइटी मुझे कबूल तो कर लेगी, लेकिन कोई मुकाम नहीं देगी। तो तुम समझती हो कि हम अपनी हुदूद जितना ज़्यादा फैलाएंगे, माशरे में उतना ऊंचा मकाम पाएंगे? मैं इसीलिए तो कहती हूँ, 5 दफ़ा मुझे तुम पे बहुत रश्क आता है। मैं जानती थी उसे मुझ पर रश्क नहीं आता, उसे मुझसे हसद होता है, क्योंकि मैं उसकी तरह कंफ्यूज्ड एथिक्स लेकर नहीं फिरती। और इसलिए भी क्योंकि मुझे अपने नफ्स पर उससे ज़्यादा काबू था। कम से कम तब मेरी सोच यही थी। मैं सिर्फ ये नहीं जानती थी कि इंसान अपने हर लफ्ज़, अपने हर ख्याल के लिए आजमाया जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? मैं तो आपके काम भी जानता हूँ। कैसे काम? तुम ग्रेजुएशन कर रही हो। तुम्हें कैसे पता? बहुत इबादत गुजार हो, देखा। और ये भी जानता हूँ कि तुम पर्दा करती हो। तो क्या तुम मुझे देख चुके हो? देखा ना। कहाँ? तुम्हारे कॉलेज। तुम वहां भी पहुंच चुके हो? अरे मैं कहाँ नहीं पहुंच चुका हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। किसका फोन है? वो सोबिया का। चलो बस अब रख दो, बहुत देर से बात कर रही हो। जी। बस खुदा हाफिज कह दो। खुदा हाफिज। अच्छा, बर्तन साफ कर दिए? नहीं, वो मैं करने वाली थी। रात बहुत हो रही है, बर्तन साफ कर दो जल्दी से। चलो उठो।
क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। एक माह में पहली बार मैं उस कॉल करने वाले के बारे में सोचने पर मजबूर हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूं, मगर मैंने किसी मर्द के मुंह से ये पहली बार सुना था। In fact, every aspect of Nazca society, from hunting to head shaping, was an act of worship. चलो बेटा मैं देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। छोड़ें, डम कॉल होगी। एक तो मैं तंग आ गया हूँ इन कॉल से। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के माँ बाप को। औलाद कुछ भी करती फिरे, इन्हें एहसास ही नहीं होता। सारी बात ही तो तरबियत की होती है। माँ बाप भी तो इतने लापरवाह हो गए हैं आजकल। हाँ। आज के बाद तुम दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। क्यों? अब क्या हो गया? कल तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से खुदाफिज कह के फोन रखा था। आज अचानक इतनी बेरुखी। मेरी अम्मी आ गई थी, इसीलिए मुझे उन पर यूँ जाहिर करना पड़ा कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, और उन्हीं के कहने पे मैंने तुम्हें खुदाफिज कहा। चलो, किसी के कहने पे दोस्त माना। दोस्त माना तो सही। मैंने दोस्त माना नहीं, जाहिर किया है। दोनों में फर्क होता है क्या? बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे दोस्त मत मानो, दोस्त जाहिर कर दिया करो। क्यों जाहिर करूं मैं? क्योंकि तुम एक बार जाहिर कर चुकी हो। तुम इंतहाई ढीठ इंसान हो। तुम शायद साबित कदम कहना चाहती हो। अपनी ढिठाई को साबित कदमी कहोगे तुम? ये मैं नहीं, दुनिया कहती है। मजनू से रांझे तक हर आशिक ढीठ होता है, या मुहज़्ज़िब लफ्जों में साबित कदम। आशिक? मोहब्बत करने वाले को कहते हैं। तो तुम किससे मोहब्बत करते हो? तुमसे। वो तारीफ से सीधा इज़हार मोहब्बत पर आया था। उसने दरमियान का फासला तय करने की जहमत ही नहीं की। मोहब्बत करता है? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत देर तक वहां बैठी यही सवाल करती रही। मैंने सोचा था अगली रात उसका फोन आएगा तो मैं उसे जितना बुरा भला कह सकती हूँ कहूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे नफरत करती हूँ, और उसने आइंदा अगर फोन किया तो मैं अपने बाबा से उसकी बात करा दूंगी, और फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसका फोन कटवा देंगे, और जरूरत पड़ी तो पुलिस तक की मदद लेंगे। उस रात उसका फोन नहीं आया। मैं सुबह 4 बजे तक वहीं बैठे इंतजार करती रही। मैं वाकई में उससे कहना चाहती थी कि मैं उससे नफरत करती हूँ।
मैंने जिंदगी में कभी किसी के फोन का इतनी बेताबी से इंतजार नहीं किया। अगले कई दिन फोन की हर घंटी पर मैं इसी तरह भागती रही। उसका फोन नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और 7वें दिन मैं ये भूल चुकी थी कि मुझे उससे नफरत का इजहार करना था। और जब मैं भूल गई तो 8वें दिन उसका फोन आ गया। हेलो, तुमने इतने दिन से फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे मिस किया? बस अब इसी की कसर रह गई थी कि उसे ये पता चल जाए कि मैंने उसे मिस किया। और मैं उससे क्या कहूँ कि नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, मैंने तुम्हारी कॉल्स को मिस किया। हेलो, तुमने फोन बंद कर दिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने फोन किया? मैंने इतने दिन इसलिए फोन नहीं किया था कि तुम खुद मना करती रहती हो। मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। फिर अब फोन क्यों कर रहे? मगर ये तो बहुत मुश्किल है मिमी कि मैं तुम्हें फोन ना करूं। अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? और वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मुराद दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ था। मेरी तरह हर लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद यही कहती है। और मैं आखिर और कितने लड़कों को जानती थी कि ये कह सकती कि वो दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ था। उसने मुझे उन्हीं सारे हथकंडों से ज़ेर किया था जिन्हें दूसरे लड़के इस्तेमाल करते थे। और मैं फिर भी यही समझती थी कि वो दूसरों से मुख्तलिफ था क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। और मैं उससे मोहब्बत इसलिए करती थी क्योंकि पता नहीं मैं उससे किस लिए मोहब्बत करती थी। आखिर हम सब किसी ना किसी से मोहब्बत किस लिए करते हैं। तुम मुझसे शादी कर सकते हो? हाँ हाँ, कब? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी संजीदा हूँ। अगर तुम संजीदा हो तो अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करो। मिमी, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एक बार एक दूसरे से मिल लें? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गलत काम कर रही हूँ, अब दूसरा गलत काम नहीं करूँगी। मुझसे मोहब्बत गलत काम है? इस तरह की मोहब्बत गलत ही होती है और इसी बात का मैं अजाला चाहती हूँ। तुम अपने वालिदैन से मेरे बारे में बात करो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताऊंगा। अब हम अच्छी बातें करें। हेलो। हेलो मिमी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुमने कैसे इस वक्त फोन कर लिया? तुम तो रात को करते हो। अच्छा, कैसी खबर? मम्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं। रियली? बिल्कुल। ये तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हो? मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल से फोन कर रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी खुश हूँ।
तुम लोग कब हमारे घर? हेलो 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 मम्मी मम्मी हेलो तुम ठीक तो हो? हेलो मम्मी मुझसे बात करो। हेलो मम्मी मम्मी मुझसे बात करो। हेलो हेलो बीबी हेलो बीबी क्या हुआ मम्मी? तुम ठीक तो हो? क्या क्या हुआ है? हाँ? मेरी बाइक को गाड़ी ने मार दिया। मम्मी मम्मी तुम ठीक तो? तुम्हें क्या हुआ? मम्मी मम्मी मुझसे बात करो। मम्मी मम्मी मैं क्लिफ्टन 3 तलवार। बीबी मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ बीबी। मेरा सांस। बीबी मम्मी मम्मी कुछ नहीं होगा। तुम ठीक तो हो ना? हेलो 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 मम्मी मुझसे बात करो। मम्मी 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 मुझसे बात करो। मम्मी हेलो हेलो अल्लाह मेरी मम्मी को ठीक कर दे। अल्लाह मेरी मम्मी को ठीक कर दे। इसे कुछ ना मुझे तब पहली बार पता चला तलवार की धार पर चलना कैसा होता है। जिंदगी और मौत का सवाल कैसे उठता है। हार्ड चॉइसेस क्या होती हैं। एक कदम आगे बढ़ाने पर कुआं और पीछे हटाने पर खाई कैसे आ जाती है। मैंने फोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मम्मी की आवाज दोबारा कभी नहीं सुनी। आओ बेटा आओ। क्या हाल है? खैरियत? ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? तुम तो मेरे ख्याल में रोई हो। तमाम चेहरा जर्द हो रहा है। क्या बात मुझे बताओ। बताओ बेटा। मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। परेशान क्यों होती हो? आओ अम्मा से कह दे। मैं झूठ बोलने के सिवा और क्या करती। पापा मुझे संभालने लगे। वो घबरा गए थे। उसी वक्त गाड़ी में बिठाकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मैं पापा से कहना चाहती थी कि कोई और है जिसे डॉक्टर की जरूरत है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मगर मैं अपने होंठ सीने पर मजबूर थी। उस किसी का तारुफ मेरे बाप पर बिजली बनकर गिरता। सारी उम्र मेरे नाज नखरे उठाने वाला मेरा बाप, मुझ पर फख्र करने वाला, दुनिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहता। आखिर मम्मी कौन था मेरा? दुनिया की कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं थी जिसमें मैं उस मर्द के अपने बाप से तारुफ के लिए कोई ऐसा लफ्ज ढूंढ पाती जो काबिल एतराज ना हो। औरत और मर्द के दरमियान जब तक कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं बनता, वो दागदार ही रहता है, स्याह ही नजर आता है। चाहे उसे दिन की रोशनी में देखें या चांद के उजाले में।
और मैं मोमी से इकरार मोहब्बत करने के बावजूद एक मशरक़ी लड़की थी, एक मुनाफिक मशरक़ी लड़की जो मोहब्बत को इज्जत पर तरजीह कभी नहीं दे सकती। मैंने भी नहीं दी। बाप के सामने भरम रहने दिया, उसके सर और कंधों को अपनी गलती के एतराफ से नहीं झुकाया, मगर बड़ी खुदगर्जी से उस शख्स को मर जाने दिया जो मेरा कुल था और सारी उम्र कुल ही रहा। कई माह मैं सारी रात अल्लाह से मोमी की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती रही। बाज़ दफा जिंदगी में बस एक ही चीज की जरूरत होती है, और तब मुझे भी मोमी की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने तो अल्लाह से ये तक कह दिया था कि वो मोमी को बेशक मेरा मुकद्दर ना बनाए, मगर उसे जिंदगी दे दे। वो सिर्फ एक बार मुझसे राब्ता करे। अल्लाह पर बड़ा मान था मुझे। सारी उम्र मुझे गुमान रहा कि मैं महर समी कभी अल्लाह के सामने झुकूं, हाथ बढ़ाऊं, झोली फैलाऊं और अल्लाह मेरी दुआ कबूल ना करे, मेरा बढ़ा हुआ हाथ झटक दे। नामुमकिन। अजब गुरूर था मुझे अपनी दुआ पर, या फिर शायद अल्लाह से ताल्लुक पर। मुझे लगता था वो मुझे तो खाली हाथ लौटाएगा ही नहीं, मगर मुझे खाली हाथ ही लौटाया गया था। मेरी उस दुआ को कबूल नहीं किया गया था जिसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं, और खाली हाथ वहां से आने के बाद मैंने कहा था, ठीक है, अब मैं दोबारा दुआ करूंगी ही नहीं। जब अभी कुछ नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं। मैंने पहली बार उसे एक बुक शॉप पर देखा। उसने कुछ उसी तरह मेरे दिल को खींचा था। ये नहीं था कि वहां उस वक्त उस शॉप में और लड़कियां नहीं थीं। ये भी नहीं था कि मैंने पहली बार कोई खूबसूरत लड़की देखी थी। मैं जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देख चुका था, मगर बाज दफा कुछ चेहरे एक नजर में आपके जहन में नहीं, दिल पर नक्श हो जाते हैं। वो भी एक ऐसा ही चेहरा था। अगर दुनिया में लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई शय थी तो मैं उस दिन उसी का शिकार हुआ था। तुम कहाँ चले? इधर आओ जरा। Not again. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? देखें, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं आपकी बात पर अमल क्यों नहीं करता। मुझे तुम्हारी ये बातें जहर लगती हैं। हर बात को मजाक में उड़ा देते हो।
चलो ठीक है, मैं मजाक नहीं करता, सीरियस हो जाता हूँ। बोलें। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी शादी की उम्र जाती जा रही है ना, और इसलिए भी क्योंकि आप इस घर में अकेली रहती हैं, और इसलिए भी क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। देखिए, मुझे आपका सारा स्क्रिप्ट याद है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि सईदा के घर चलोगे या नहीं। देखिए, मुझे आपकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करनी, तो जाने का फायदा क्या होगा? मुराद बेटा, मैंने 3 साल पहले उस लड़की को देखा था और तब से मैं उसको अपने जहन से नहीं निकाल सकी। देखें, आप उस लड़की का जो नक्शा मेरे सामने खींचती हैं ना, वो मेरी बीवी वाला हो ही नहीं सकता। एक बार देख लेने में हर्ज क्या है। चलो ठीक है, एक शर्त पे, अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो आप मुझे उससे शादी करने में मजबूर नहीं करेंगी, और दूसरा ये कि किसी और लड़की को दिखाने भी नहीं ले जाएंगे। चलो ठीक है, जो तुम कहोगे। ओके, मैं जाऊँ? चलो जाओ। दुनिया का सबसे बेहुदा काम किसी ऐसी लड़की को देखने जाना है जिसे आप पहले ही पसंद ना करते हो। मैं ममा से मेहर के बारे में इतना कुछ सुन चुका था कि अब मैं उसके जिक्र से एलर्जिक हो गया था। ममा दानिस्ता तौर पर मेरे पाकिस्तान लौटने के बाद उसका जिक्र करती रहती थी। उनका ख्याल था कि वो इस तरह मेरी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, मगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो बकौल ममा के पर्दादार, तहजीबदार, सुघड़, सलीका शुआर, मशरकी और सोमो सलाद की पाबंद थी। ऐसी बीवी लाने का मतलब था कि ममा के साथ साथ एक और नसीहत करने वाली ले आता। मुझे मौत का मंजर और कब्र में क्या होगा जैसी किताबों के हवाले दे देकर हौलाती रहती। मैं ऐसी बीवी चाहता था जो मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सके, और यहाँ कुछ देर में एक ऐसी मोहतरमा मेरे सामने तशरीफ लाने वाली थी जो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी मेहर। बेटा, ये सफिया आंटी का बेटा मुराद अभी हाल ही में कनाडा से MBA करके आए हैं। आओ बैठो, आ जाओ। जिंदगी में पहली बार मुझे ममा पर बेहद प्यार आया था। वो मेरे ख्वाबों की लड़की को मेरे सामने ले आई थी। मैं दिलो जान से उस लड़की से शादी पर तैयार हो गया था। कौन कहता है माँ औलाद के दिल का हाल नहीं जानती। मैं किसी सूरत तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो खुद मुझे इसीलिए उसके घर पे लेके गई थी। हाँ, मगर तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी उससे शादी करने के लिए। कहा था, लेकिन अगर वो मुझे लड़की पसंद ना आई तो? मगर वो मुझे पसंद नहीं है। अरे पहले तो आप ही की पसंद थी वो। 3 साल पहले की। तो आप भी तो मुझे 3 साल के बाद उसके घर पे लेके गई हैं। जो भी हो, अब वो लड़की मुझे पसंद नहीं रही। मैं तुम्हें और लड़कियां दिखाऊंगी। नहीं मामा, मैंने कह दिया, अगर मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम माँ को ब्लैकमेल करोगे? तो आप भी तो मुझे इससे पहले ब्लैकमेल करती रही हैं। देखो बेटा, मुझे जैसी बहू की ख्वाहिश है वो वैसी नहीं। मुझे जैसी बीवी की ख्वाहिश है वो बिल्कुल वैसी है। देखो मुराद, इतनी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। कोई बात नहीं, मुझे बुरी बीवी भी गवारा है। 4 दिन के बाद ये सारे नखरे बुरे लगने लगेंगे। हाय मामा, 4 दिन तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तुम पर। देखें अम्मा, आप ये चीज ना भूलें कि आप मुझे खुद जबरदस्ती उसे घर पे लेके गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे क्या पता था कि सईदा की बेटी के तौर इतवार इतने बदल चुके होंगे। अरे मैंने फायका की बेटी के बारे में मेहर 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 और बस मेहर, मुझे वही चाहिए बस। मैं अपने जीते जी इतनी मॉडर्न लड़की को अपने घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। मेहर बेटा, ये सेट मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था और आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। अच्छा, आप अब मेहर से ये ना कहिएगा कि ये भी अपनी बहू को यही सेट दे। चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अब बोल सकता हूँ। आपने मेरी बीवी को नया सेट क्यों नहीं दिलवाया? नहीं, बहुत अच्छा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जिस लड़की को एक नजर में देखकर मेरा दिल चाहा था कि वो मेरी हो जाए, वो मेरी हो गई थी। और अब जब वो वहां आ बैठी थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। जिंदगी वाकई नाकाबिले यकीन शय है। उस रात मैंने मेहर से जी भरकर बातें की। उसे बताया कि मैंने उसे पहली बार कहाँ देखा था और पहली नजर में ही मैं कैसे उसका हो गया था। कैसे उसके घर में उसे दोबारा देखकर मैं खुशी से बेकाबू हो गया था। उससे शादी के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े थे। अपने दिल की हालत, आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में मेरे मंसूबे, मेरे ख्वाब, ख्वाहिशात, सब कुछ।
फिर मुझे एकदम एहसास हुआ था कि वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसे बोलने पर इसरार किया, तब उसने कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो सवाल करें, मैं आपको जवाब दे दूंगी। उसकी बात से ज्यादा उसके अंदाज ने मुझे चौंकाया था। क्या वाकई उसके पास मुझे खुद से बताने के लिए कुछ नहीं था? सुनो, जब उस शाम को तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हें कैसा एहसास हुआ था? कोई एहसास नहीं हुआ था। आप मेहमान थे। मगर मैं कैसा लगा था? मैंने आपके बारे में सोचा नहीं था। ठीक है, मगर जब तुम्हें पता चला कि मेरे यहाँ से तुम्हारे लिए प्रपोजल आया तब क्या? तब कैसा लगा था? कैसा एहसास हुआ था? कोई एहसास नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है मुझसे? नहीं। मैं नहीं मानता। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तुमने मेरे बारे में। आखिर क्या सोच के तुमने मेरा प्रपोजल कबूल किया था? मैंने नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स ने किया था। मतलब तुम किसी और से शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करनी थी, सो आपसे कर दी। उसने मुझे लाजवाब कर दिया था। यानी ये वन साइडेड अफेयर था। उसके दिल में मेरे लिए शादी से पहले किसी किस्म की फीलिंग्स पैदा नहीं हुई थी। क्या वो 21वीं सदी की लड़की नहीं थी, या फिर वो झूठ बोल रही थी? उससे गुफ्तगू शुरू करना जितना मुश्किल काम था, उसको जारी रखना उससे ज़्यादा मुश्किल काम। वो बाज़ दफ़ा ऐसे जवाब देती थी कि मैं अगले कई मिनट तक कुछ कह ही नहीं पाता था। यूं लगता था जैसे वो एक अच्छे मौज़िब जुमले में नरमी से लपेट कर मुझे कह रही हो, शट अप। और मैं मुंह बंद कर लेता था। बाज़ दफ़ा मुझे लगता था कि वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होती, कहीं और पहुंची हुई है। कहाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या यह मुमकिन है कि इंसान किसी वक्त कुछ भी सोच ना रहा हो? हमारी शादी को 6 माह हो गए थे। महर की खामोशी अब भी वैसी ही थी। मैंने उसे आदत समझ लिया। उसके अलावा मैं और क्या करता। उन दिनों मैं मुकम्मल तौर पर उसके इश्क में गिरफ्तार था। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी को बोलना ना आता हो। मैं पहला मर्द था जिसे ये खूबी ही सबसे बड़ी खामी लग रही थी।
वो अच्छी बीवी, अच्छी बहू थी, मेरा और मामा का ख्याल भी रखती थी, मगर बस खामोशी खामोशी थी कि ख़त्म ही नहीं होती थी। और जब ये ख़त्म हुई तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। अच्छा सुनो, रात को मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज रात को ज़रा खाने पर एहतमाम होना चाहिए। क्यों? मेरा एक दोस्त आ रहा है, कामरान। अमेरिका से? नहीं, डायरेक्ट अमेरिका से तो नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले कराची आ गया था। उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने सोचा उसे खाने पे बुला लूँ। कब तक आएंगे? 8:15 बजे आएंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, शादी कर ली, इससे बड़ा प्रैक्टिकल जोक और क्या होगा। भाभी मैं इसका एक कारनामा सुनाता हूँ। एक्सीडेंट वाला? एक्सीडेंट वाला वही। सुना। हाँ भाभी, ये अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को बहुत पसंद करता था और सीधी सादी बुर्के वाली लड़कियां उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इस भाई को उन लड़कियों से उतनी ही अकीदत होती थी। एक दिन ही मेरे घर आया और मेरे घर से उसने कहीं फ़ोन किया, लेकिन लाइन कहीं और मिल गई। दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की ज़रा लिबरल किस्म की थी और दूसरी जो थी बड़ी दीनदार टाइप की ना। वो उसको नसीहतों पे नसीहतें किए जा रही थी कि कभी किसी से दोस्ती ना करना, ये काम गलत है, ये गलत है, वो गलत है ना। हम दोनों फ़ोन पर उनकी बातें सुनने लगे। कई दिन ऐसा होता कि रात के वक्त एक दोस्त का फ़ोन मिलाते तो लाइन उनसे मिल जाती थी। ये हमारा लक था भाई। वैसे मैं उस लड़की की नसीहतें सुन सुन के तंग आ गया था, मगर कामरान बड़ा मुतासर था। फिर मैंने इससे शर्त लगाई कि मैं उस लड़की को ट्रैप करके दिखाऊंगा और तू बुरे तरीके से शर्त आ रहा। क्या नाम था उसका? मिमी। मिमी। वो लड़की चंद दिन की गुफ्तगू के बाद बारात को शादी पर मजबूर करने लगी। फिर मैंने ये प्लान किया कि हम दोनों उसे किसी जगह बुला लेंगे और उसे मिलकर शर्मिंदा करेंगे, मगर वो भाई मिलने पर रजामंदी नहीं हुई। फिर एक बार मैंने मोबाइल से उसको फ़ोन किया और उस पर यह जाहिर किया कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत जख्मी हो गया। भाभी क्या एक्टिंग की थी इसने। लेकिन भाई वो बहुत बकी थी, फिर भी नहीं आई। भाभी उन दिनों इसका यही काम था कि लड़कियों को डमकॉल करना और उनसे फ्लर्ट करना। हाँ, तू तो बड़ा फरिश्ता था ना, बहुत फरिश्ता है भाई। क्या हुआ, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? लगता है भाभी नाराज हो गई। आज से पहले कभी मुझसे नाराज नहीं हुई, लेकिन लगता है आज इस दफा जरूर नाराज हो गई। चलो खैर, मैं उसे मना लूंगा, तुम खाना खाओ। तो क्या कोई भयानक ख्वाब था जो खत्म हुआ है, या ख्वाब शुरू हुआ है? साल बाद मुझे आज अल्लाह एक बार फिर याद आया, जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को जानता है और दोनों को अया करने की कुदरत रखता है। जिंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे आते हैं जब अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं रहता। हम एक खला में मुअल्लक होते और वो उस खला में हमें थामे हुए होता है, गिरने नहीं देता। कोई अल्लाह से बढ़कर रहम करने वाला होगा, वो जिसने 3 साल पहले उस शाम मेरे सारे रास्ते मसदूद करके मुझे घर से नहीं निकलने दिया, मुराद के सामने जाकर जिल्लत नहीं दी, मेरी ज़बान गुम करके मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत रखी।
और फिर उसी शख्स को मेरा मुकद्दर बना दिया जिसके लिए मैंने दुआ नहीं जिद की थी। मैंने वो पाया जो चाहा, तो फिर आज मुझे अपने इस इंतखाब से घिन क्यों आ रही है? हेलो हेलो महर, तुम कहाँ हो? इस वक्त अकेली कहाँ गई हो? एक सड़क पर, और वो सड़क मेरे घर जा रही है। और अब मैं दोबारा वापस तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। इतनी नाराजगी तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 3.5 साल जिस शख्स की मौत के शोक में गुजारे, उस शख्स के लिए मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल जोक थी। तुम क्या कह रही हो महर? मैं बीवी बात कर रही हूँ। क्या हक पहुंचता था तुम्हें किसी की पारसाई को जज करने का? तुम क्या खुदा थे? महर, मैंने गलती की थी और तुमने मुझे दोज़ख में फेंक दिया। मैंने एक गुनाह किया था, पर मैं कोई बुरी लड़की तो नहीं बन गई थी। और तुमने सारे जमाने की कालिक मेरे मुंह पे मल दी। मेरे खुदा, एक भूल, सिर्फ एक भूल मैंने की थी, और तुमने वो भी माफ नहीं की। खुदा तो क्या कुछ माफ नहीं कर देता। महर देखो, घर आओ, देखो बैठकर बात करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह को छोड़ दिया। I preferred you. महर वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज तुम मुझे वजाहत का मौका दो ना। और अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे तुमसे घिन आती है। मुझे तो अपने आप से भी घिन आती है। हम सब इंसान है मुराद, हमसे गलतियां हो जाती है। हमें से कोई फरिश्ता नहीं होता। फिर तुमने मेरी साथ को चौराहे में लाकर तमाशा क्यों बना दिया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, ना तुम्हें और ना अल्लाह को। महर, मिमी तुम कहाँ हो? मुझे बताओ प्लीज, कहाँ हो तुम? मिमी तुम बात तो करो प्लीज, मुझे बताओ कहाँ? मिमी तुम बोलते क्यों नहीं? मिमी!